अब हम सातवाहन कालीन सामाजिक व्यवस्था, सोशल कंडीशन, सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। सामाजिक व्यवस्था, सातवाहन मूलतः जो है आंध्र या सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे। ये जो है दक्कन के क्या थे? कबीलाई लोग थे। और लेकिन इन्होंने बताया ना अपने आप को ब्राह्मण कहा। इन्होंने इस बात का दावा किया कि वो ब्राह्मण हैं। और यही नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने न खुद को विशिष्ट ब्राह्मण बताया। अगर आप नासिक अभिलेख को देखेंगे तो नासिक अभिलेख ये कहता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये जो है क्या थे? विशिष्ट ब्राह्मण थे। और इन्होंने न सिर्फ अपने आप को ब्राह्मण बताया बल्कि उस समय जो अव्यवस्थित हो चुकी चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसको भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है। और विभिन्न सामाजिक वर्णों में जो सम्मिश्रण हो रहा था उसको भी रोका। यानी अपने अपने आप को ब्राह्मण बता करके उन्होंने उस समय की सामाजिक वर्णों में जो सम्मिश्रण हो रहा था उसको भी रोकने का प्रयास किया। और ये सामाजिक वर्णों का जो मिश्रण था इसका भ्रम संभवतः इस बात से हुआ कि उस समय समाज के अंदर शकों का क्षत्रिय के रूप में प्रवेश हुआ। और या ये देखिए कि दूसरी बात ये थी कि सातवाहनों में और जो शक आए, शकों में अंतर्विवाह शुरू हो गए। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये। और इस का असर ये हुआ कि जो शक आए, शकों का जो है क्षत्रिय के रूप में प्रवेश, शकों का जो है क्षत्रिय के रूप में प्रवेश होना काफी आसान हो गया। और एक बात यह भी कि जो दक्कन में रहने वाले कबीलाई लोग थे उनका ब्राह्मणीकरण हुआ होगा। इसी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं ने भी वहाँ की जो स्थानीय जनता थी, जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, कबीलाई लोग थे, उनका भी बौद्धीकरण किया। आपको ज्ञात है कि बौद्ध धर्म के प्रति व्यापारियों की रुचि शुरू से ही थी। व्यापारियों ने बौद्ध भिक्षुओं का जम के समर्थन किया। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो प्राचीनतम बौद्ध गुफाएं हैं वो व्यापार मार्गों पे मिलती हैं। और सातवाहनों के विषय में ये भी आप जानते हैं, पहले भी चर्चा हुई कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परिपाटी शुरू की। अगर ये प्रश्नगत होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमिदान देने वाले पहले शासक थे, या कहिए परिपाटी प्रारंभ की पहले शासक थे। यही नहीं, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी, इस बात का उदाहरण है कि ऐसा नहीं था कि वो इतने पूर्वाग्रही थे कि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को ही भूमिदान दिया हो, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान दिया। अच्छा, एक रोचक बात यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार से आप जानते हैं कि शासन का कार्य क्षत्रिय के जिम्मे था। लेकिन सातवाहनों ने या आंध्रों ने, पुराणों में जिन्हें बताया कि आंध्र कहा गया, आंध्रों ने जो है शासक होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा किया। वो शासक थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण है, वो असली ब्राह्मण है, अद्वितीय ब्राह्मण है। अभी चर्चा की नासिक का अभिलेख में इस बात का वर्णन है। और ये संभव है कि आंध्र के जो स्थानीय लोग थे, बताए कबीलाई लोग थे, ट्राइबल लोग थे, उनको ब्राह्मण बना लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर के रूढ़वादी ब्राह्मण जो है इन आंध्र के ब्राह्मणों को, जो मिश्रित कुल के थे, निम्न कुल का मानते रहे होंगे, है ना। जब ये शुरू हो जाए कहीं भी कि असली ब्राह्मण या विशिष्ट ब्राह्मण, जहां असली नकली का खेल शुरू हो जाए वहां समझिए, इसलिए असली देसी घी, देसी घी पर्याप्त है। असली इमरती, इसका मतलब है कि घाल मेल चरम सीमा पर है। वहां ये उनका असली ब्राह्मण होने का दावा करना अपने आप में ही प्रमाण है कि वहां पे घाल मेल ब्राह्मणों में शुरू हो गया था। वजह यही थी कि आंध्र लोग जो थे, आंध्र सातवाहन जिन्हें पुराणों में आंध्र कहा गया बताए, ये कबीलाई थे जिन्हें एक मिश्रित जाति के रूप में ब्राह्मण समाज में शामिल कर लिया गया था। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अगर आप उस समय के
शिल्प और वाणिज्य की बात करेंगे तो वो शिल्प और वाणिज्य, वहाँ पे काफ़ी व्यापारी और कारीगरों का बोलबाला था, और ये व्यापारी और कारीगर अपने नगर के नाम पे अपना नाम रखा करते थे। ये लोग जो है नगर के नाम पे, अपने कस्बे के नाम पे अपना नाम रखा करते थे। और इन्होंने जो है बौद्धों को खुले हाथों दान किया, यानी खूब जम करके इन जो है क्या कहते हैं, आपके व्यापारियों ने जम करके बौद्ध धर्म को न सिर्फ खुले हाथों दान किया, बल्कि उनके छोटे छोटे मॉन्यूमेंट, स्मारक भी बनवाए हैं। और इन्हीं दाताओं में एक वर्ग गंधिकाओं का था, इन्हीं डोनर्स में, दाताओं में एक वर्ग गंधिका का था। गंधिका जानते हैं आपने, जिन्हें क्या उस समय जो इत्र निर्माता हुआ करते थे, परफ्यूम प्रोड्यूसर, गंध निर्माता, उस समय जो है परफ्यूम प्रोड्यूसर, आपके इत्र निर्माता को कहा जाता था। बाद में जितने भी दुकानदार थे, व्यापारी थे, बाद में जो है जितने भी दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनको गंधिका कहा जाने लगा। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले गंधिका जहाँ इत्र निर्माता थे, सिर्फ परफ्यूम प्रोड्यूसर थे, वो सारे मतलब सब दुकानदारों, सबको व्यापारियों को कहा जाने लगा। नहीं, अर्थ विस्तार हुआ, हिंदी साहित्य की भाषा में इसका अर्थ विस्तार हो गया। अब जो है सिर्फ इत्र निर्माता की जगह यही गंधिका से ही आज जो उपनाम पड़ा है, कुल नाम या उपनाम कहिए, गांधी, ये इसी गंधिका से आया हुआ है। ठीक है, जो गांधी उपनाम है, गांधी टाइटल है या कुल नाम है, ये इसी गंधिका से आया है। गंधिका दुकानदारों को कहा जाता था। उसके पहले उसका एक सीमित अर्थ था, जो इत्र के व्यापारी थे कहिए, उसके पहले जो इत्र निर्माता थे, उनको जो है गंधिका कहा जाता था। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे इनके नाम से पता चलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी ये लगता है कि समाज में माताओं की, समाज में स्त्रियों की स्थिति सातवाहन काल में अच्छी थी। आपने देखा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी इनकी माता है, सातकर्णी जी की, है कि नहीं। मातृसत्तात्मक समाज था। या आप ये कह लें, हालांकि राजा तो बाद में, राजा तो पुत्री हुआ करते थे, लेकिन ये कि आप मातृ सत्तात्मक कहिए, जैसे कि उत्तर भारत में आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था, ऐसा लगता है कि सातवाहन काल में वहां पे मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। आप देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये गौतमी इनकी माता का नाम है, यानी इसी तरीके से वशिष्ठी पुत्र, पढ़ा है आपने, तो ये माता का नाम है, यानी पुत्र के नाम के आगे माता का नाम लगा करता था। इससे लगता है कि महिलाओं की स्थिति सातवाहन काल में बड़ी अच्छी थी। यहाँ तक कि रानियों की बात आप देखेंगे, रानियों ने काफ़ी दान किए, उपहार दिए, और राजाओं के साथ मिल करके जो है शासन भी चलाया करती थी। संक्षेप में सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और अब हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा के बारे में, कि सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। तो आप जानते हैं कि सातवाहन राजा जो थे, शासक, वे अपने आप को धर्म का संरक्षक बताते थे, धर्म के गार्जियन थे वो। और धर्मशास्त्रों में जो राजा के लिए दिए गए आदर्श थे, उसको वो अनुकरण करना अपना कर्तव्य समझते थे। और यही वजह है कि सातवाहन राजाओं ने अपने आप में देवत्व सिद्ध करने के लिए अपनी तुलना पौराणिक महापुरुषों भीम, अर्जुन, राम, केशव आदि से की। प्रशासनिक इकाई इनकी जो अशोक के समय से मिलती जुलती थी। जैसे जिले को उनके समय आहार कहते थे, तो यहाँ भी सातवाहन भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे उसको आहार के नाम से जानते थे। और अधिकारियों को यहाँ भी मात्य और महामात्य ही कहा जाता था। एक विशिष्ट बात ये थी कि हाँ, जो सेनापति होते थे उनको गवर्नर बनाया जाता था। प्रांत के जो गवर्नर होते थे उनको जो है सेनापति को गवर्नर बनाया जाता था। और ग्रामीण व्यवस्था गोलमिक के सहारे थी। गोलमिक, गांव में लॉ एंड ऑर्डर देखना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना, ये काम गोलमिक का था।
और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके पास थी तो एक सेना रही होगी, सेना थी, क्योंकि शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पीस का मेंटेन करना गोलमिक का कार्य था। तो गोलमिक की सेना में 45 पैदल और 25 घोड़े, 9 हाथी और 9 चैरियट रथ हुआ करते थे। ये इनकी सेना की विशेषता हो गई। राजा जब जहां कहीं ठहरता था वहां पे जो है क्या कहते हैं, कंटक व स्कंधावार सैनिक शिविर बस्तियां थीं और वही प्रशासनिक कार्य करती थी जहां राजा ठहरता था। और ये पहले आपने पढ़ लिया कि करमुक्त भूमि देने का, ब्राह्मणों को भूमिदान का रिवाज, परंपरा सातवाहनों ने शुरू की, बौद्धों को भी दिया। तो सातवाहन शासकों ने भूमिदान बौद्धों और ब्राह्मणों को जम के दिया। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दान होता था, भूमिदान, ये टैक्स फ्री होता था और राजा के किसी खानदान की, राजा के किसी परिवार की, या कोई सैनिक हो या कोई अमात्य या महामात्य अधिकारी हो, किसी को ये हक नहीं था कि वो उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करे। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट था। ये नहीं था कि राजा ने दान दिया तो चलो कोई राज परिवार का कोई पहुंच गया, कहा नहीं इस पर टैक्स दो, या कोई तलवार के बल पे कोई आर्मी चीफ या कोई सैनिक पहुंच गया, कोई महामात्य पहुंच गया, अमात्य पहुंच गया है या महामात्य पहुंच गया कि नहीं इस पर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरी तरीके से कर मुक्त, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट था। ठीक, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं था। और उस समय सामंत की तीन श्रेणियां थीं। पहला राजा होता था, दूसरा महाभोज होता था और तीसरा सेनापति होता था। ठीक, ये सामंत की 3 श्रेणियां थीं। धर्म की जहां तक बात है, राजा और रानी उस समय अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ किया करते थे। बौद्ध धर्मों में महायान शाखा ही लोकप्रिय था, हीनयान का महत्व नहीं था। और राजा कृष्ण और वासुदेव आदि देवताओं की पूजा किया करते थे। ये संक्षेप में बातें। और कला की बात जहाँ तक है तो सातवाहनों ने कठोर चट्टानों को काट करके, आप जानते हैं कि चैत्य, विहार और स्तूपों का निर्माण कराया। चैत्य क्या थे? चैत्य एक तरह के बौद्ध मंदिर थे जो अनेक स्तंभों पे निर्मित एक बड़ा हाल होता था। अनेक स्तंभों पे, पिलर पे निर्मित एक बड़ा हाल होता था जिसे चैत्य कहते थे। कार्ले का चैत्य आप जानते हैं, बड़ा मशहूर है, जो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। 40 गुणे 15 गुणे 15। इसी तरीके से विहार को मठ भी कहते हैं, आप जानते हैं। बौद्ध भिक्षु जहाँ वर्षा ऋतु में ठहरा करते थे निवास हेतु, ये चैत्य के आसपास ही बनते थे। और नासिक में 3 विहार हैं। एक क्षयरात वंश के शासक नहपान का अभिलेख है और 2 गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ये 1ली-2री शताब्दी के हैं। और स्तूपास आप जानते हैं, स्तूप जो है ये भगवान बुद्ध के अवशेषों पे बने बड़े आकार के गोलाकार संरचना है, भगवान बुद्ध के अवशेष पे बनी। और जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, अमरावती 2 मशहूर स्तूप हैं। दोनों में बौद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उकेरी गई हैं। और अमरावती का स्तूप तो सातवाहनों के बाद जब इक्ष्वाकु आए तो इक्ष्वाकुओं के समय में नागार्जुन कुंडा खूब फला फूला। और ये आप जानते हैं कि नागार्जुन कुंडा में सिर्फ बौद्ध के जीवन से की स्मृतियों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग या दृश्य ही उकेरित नहीं किए गए, बल्कि पुरानी ईंटों के बने हुए हिंदू मंदिर भी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कभी आता है नागार्जुन कुंडा में, तो नागार्जुन कुंडा जानते हैं कि स्तूप है जहाँ की बुद्ध मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन से संबंध अनेक दृश्य हैं, लेकिन वहाँ पे पुरानी ईंट के बने हुए हिंदू मंदिर भी हैं। ये संक्षेप में बात होगी। हम देख लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है तो इनकी राजकीय भाषा सातवाहनों की प्राकृत थी और इनके अभिलेखों की भी भाषा प्राकृत ही थी। प्राकृत भाषा, वही आप जानते हैं कि भाषा का क्रम संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, फिर हिंदी की उपभाषाएं। तो ये प्राकृत थी राजकीय भाषा और अभिलेखों की भाषा।
और हाँ बताया, हाल एक शासक हुए थे जिनकी रचना गाथा सप्तशती जो प्राकृत में है, जिसमें 700 प्राकृत श्लोक संग्रहित हैं, इस काल की महत्वपूर्ण कृति है, इस पर चर्चा हो चुकी है। और अगर लौकिक जीवन से जुड़ी हुई बातें थोड़ा संक्षेप में जाने तो आप देखेंगे इन्होंने आयरन और लोहा क्या कहते हैं कि करीमनगर से और वारंगल से आयरन ओर मंगाया। और इसी तरीके से कोलार माइंस, आज ही नहीं उस समय भी सोने के स्वर्ण खान के रूप में सातवाहन कोलार माइंस का प्रयोग किया करते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत चर्चा में आती है वो ये है कि शीशे के सिक्के चलाए, लेड के क्वाइंस। तो याद रखिएगा कि सातवाहनों ने कुषाणों के तरीके से, या तो हिंदी इंग्लिश बोल दिया, कुषाणों के तरीके से सोने के सिक्के नहीं चलाए, अभी तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, लेड, दे आर नोन फॉर शीशे के सिक्के चलाए। और शीशे के अलावा भी उन्होंने प्रोटीन के और भी धातुओं के भी, प्रोटीन के, तांबे के और कांसे के, प्रोटीन के, तांबे के और कांसे की भी मुद्राएं चली, परंतु शीशे के सिक्के, लेड कॉइन चलाने के लिए सातवाहनों को जाना जाता है। और एक बात और कि दक्कन लोग धान की खेती में बड़े निपुण थे। कृष्णा गोदावरी आज ही नहीं, देखिए उस समय भी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध थी, उत्पादन हुआ होता था। आज भी विदेशी साक्ष्यों की अगर बात करें तो आंध्रा को में कपास उत्पादन भी अच्छा होता था, कपास उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध बताया गया। बाद में उत्तर से जब संपर्क हुआ दक्कन का तो फिर उसके बाद से लेखन कला आदि प्रयोग में आई, पकी हुई ईंटें आई और तमाम विकास हुआ। ये संक्षेप में बातें हो गई सातवाहनों के सामाजिक प्रशासनिक ढांचा, धार्मिक, कला, भाषा और संक्षेप में लौकिक जीवन के बारे में। आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बस आज की बात में इतना। जय हिंद।